तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रोहित कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है ये जेनेटिक सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एंड वेरिएशन जो क्लास 12 का एक चैप्टर है उसके सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ये तीन टॉपिक जो लास्ट के बचे हैं, इनको हम जल्दी से फटाफट डिस्कस करते हैं। जो कि है पेडिग्री एनालिसिस, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न एंड म्यूटेशन। तो इनहेरिटेंस पैटर्न जो है ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये एनसीईआरटी के अंदर इनके बारे में बता रखा है, लेकिन डीपली नहीं बता रखा है, थोड़ा जो आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पेडिग्री एनालिसिस। जब हम पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं तो ये एक तरीके का मेथड है। ये एक मेथड है जिससे कि हम किसी भी पेशेंट की या फिर किसी भी इंडिविजुअल की पर्टिकुलर ट्रेट को स्टडी कर सकते हैं। और ट्रेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हैं। जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं या फिर हम किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो हम उसमें एक पर्टिकुलर सिम्टम्स देखते हैं या फिर वो कैसा फिनोटाइपिक शो कर रहा है या फिर कैसा उसका जीनोटाइप है। तो इन सभी चीजों को स्टडी कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस मेथड की सहायता से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ साइंटिफिक मेथड यूज टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट, यूज टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट एंड जेनेटिक डिसऑर्डर थ्रू अ फैमिली ट्री ओवर मल्टीपल जनरेशन। हम डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन का एक फैमिली ट्री क्रिएट करते हैं और फैमिली ट्री क्रिएट करने के बाद हम देखते हैं कि उनमें कौन सी जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, या फिर हम बात करें कौन सी ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका जीन पहली जनरेशन में है दूसरी जनरेशन में नहीं है। तो ये इन सब चीजों को हम स्टडी करते हैं बाय द यूज ऑफ पेडिग्री एनालिसिस मैथड। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द ह्यूमंस वेयर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर अनएथिकल एंड इन एनिमल ब्रीडिंग टू ट्रेस द डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल ट्रेट। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमंस के केस में और एनिमल्स के केस में। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इसको समझते हैं होता क्या है। देखो, पेडिग्री एनालिसिस में हम एक फैमिली ट्री क्रिएट करते हैं। हम क्रिएट कर सकते हैं या फिर एग्जाम में जैसे पूछा जाता है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एग्जाम में आपको फैमिली ट्री दिया जाता है और उसके या तो आपको जीनोटाइप बताने होते हैं या फिर बताना होता है कि वो जो फैमिली ट्री है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस तरीके की डिसीज, ऑटोसोमल डिसीज है, रिसेसिव डिसीज है या फिर एक्स लिंक डिसीज है, किस टाइप की डिसीज वो शो कर रहा है। तो जब हम किसी भी फैमिली ट्री को देखते हैं तो उसमें कुछ साइंस होते हैं। जो सबसे पहला साइन है जैसे कि सर्कल का, तो ये होता है बेटा फीमेल का। स्क्वायर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेल को। और जो ये आपको दिख रहा है, ये जो जिसका सेक्स अननोन होता है वो इस शेप से डिनोट किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये शेप आपने जो ताश आते हैं 52 पत्ते के, वो आपने देखी होगी। अफेक्टेड इंडिविजुअल जो अफेक्टेड होंगे उनके रीजन जो होंगे वो काफी कलर्ड होंगे या फिर कलर्ड शेप में रेड भी हो सकते हैं, शेडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पेरेंट आर अनरिलेटेड। इसका मतलब होता है कंसेजन पेरेंट आर रिलेटेड, मतलब रिलेटेड पेरेंट, दो क्लोजली स्पीशीज हैं आपस में। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दो पेरेंट का मेट हुआ, ये स्क्वायर, और फाइनली उनसे इतने ऑफस्प्रिंग बने 1 2 3 4, जिसमें से आके फर्स्ट एंड फोर्थ जो थे वो मेल थे एंड 2 और 3 जो कि फीमेल थे। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न रिप्रेजेंट करता है डाइजाइगोटिक ट्विंस को। सेक्स में बी द सेम और डिफरेंट, ये कुछ भी हो सकते हैं, दो फीमेल्स हो सकती हैं, दो मेल्स हो सकते हैं। ये जो शेप है ये रिप्रेजेंट करती है मोनोजाइगोटिक ट्विंस को। सेक्स मस्ट बी सेम, मतलब सेम हो सकते हैं और सेम डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे इन्हें सेम दिखा रखा है, दो फीमेल्स दिखा रखी हैं, यहाँ पे दो मेल्स भी हो सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, फीमेल्स मेल्स, और आपको ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है। और मोस्ट एक्सेप्शन के केस में कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है, और ये ध्यान रखना है आपको। ये पांच तो ध्यान रखना ही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पांच तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से। जब हम किसी भी पेडिग्री एनालिसिस के टॉपिक को या फिर हम फैमिली ट्री को देखते हैं तो हमें चार तरीके के इनहेरिटेंस पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं। अभी हमने पढ़ा पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, जिसमें हम फैमिली ट्री क्रिएट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, और हम पर्टिकुलर ट्रेट या फिर हम जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टडी करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ट्री होता है, जो हम फैमिली ट्री क्रिएट करते हैं या फिर वो फैमिली ट्री हमें क्रिएट करते हुए मिलता है जब आप हायर स्टडीज पढ़ोगे, जब आप मॉलिकुलर जेनेटिक्स पढ़ोगे, जब आप जेनेटिक्स में डीप स्टडी करोगे, आप मास्टर्स करोगे, आप पीएचडी करोगे, या फिर बात करें आप ग्रेजुएशन में जाओगे, तब आप देखोगे कि आपको फैमिली ट्री क्रिएट करना पड़ रहा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ रहा है। तब हम फैमिली ट्री क्रिएट भी करते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं। अब ये सारी चीजें बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आती हैं और काफी सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं इनको स्टडी करने के लिए। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फैमिली ट्री गिवन होगा और आपको बताना होगा कि वो कौन सी डिसीज होती है और कौन सी डिसीज नहीं होती है। तो जब हम किसी फैमिली ट्री को स्टडी करते हैं तो हमें चार तरीके के पैटर्न मिलते हैं। चार तरीके के पैटर्न में से पहला है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज का। डोमिनेंट और अगर वो डिसीज है, तो अगर हम बात करें डिसीज की, तो ऑटोसोमल डिसीज है।
ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है। दूसरा देखने को मिलता है ऑटोसोमल रिसेसिव। वो डिसीज कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। या फिर तीसरी हम बात करें वो एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड की बात करें, या फिर हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। फोर्थ वन, या फिर वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, डिसीज, ठीक है, सेम। तो ये चार तरीके के इनहेरिटेंस पैटर्न हमें शो होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहला जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उसको स्टडी करते हैं। तो इसके लास्ट में भी हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, तो टेंशन नहीं लेने का, कुर्सी की पेटी बनाए रखिए और चुपचाप बस पढ़ते रहिए। सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, सर्दियों का मजा लीजिए, रजाई में बैठिए और आराम से बायोनेक्टर्स के साथ पढ़ते रहिए। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज की। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं। आपने क्रोमोसोम के बारे में बताया था, मैंने काफी बार बता चुका हूँ क्रोमोसोम के बारे में। एक तो होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम, एक होते हैं आपके ऑटोसोम्स। ऑटोसोम तो जानते हैं सभी लोग कि 22 होते हैं पेयर में, और जो लास्ट का जो पेयर होता है वन पेयर, अगर हम मेल की बात करें तो उसमें होगा एक्स वाई, और फीमेल की बात करें तो उसमें होगा एक्स एक्स, ठीक है। और ऑटोसोम्स आपके 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है, इतना तो आप सभी को पता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं ऑटोसोम की, मतलब हम इनमें जो डिस्कस करेंगे उसमें ऑटोसोम के बारे में, मतलब जो भी डिसीज होगी वो ऑटोसोम से रिलेटेड होगी, ठीक है। ऑटोसोम्स, ऑटोसोम में अगर हमें किसी पर्टिकुलर ट्रेट को स्टडी करना है, या फिर हम बात करें किसी भी जेनेटिक डिसीज के बारे में पता लगाना है कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक जीन ले रहे हैं। हम मेंडल ने, याद होगा तो आपको, मेंडल ने हाइट का जीन लिया था, ठीक है, हाइट का। एक कैपिटल टी लिया था टॉल के लिए, और एक स्मॉल टी लिया था डॉर्फ के लिए, ठीक है। तो वही हम लेकर के चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक उन्होंने रखा था कैपिटल टी टॉल के लिए, एक रखा था उन्होंने स्मॉल के लिए। तो फाइनली इससे F1 जनरेशन हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिली थी, और उसके बाद फाइनली हमें अगर हम इसकी सेल्फिंग करा देते हैं इसके साथ सेल्फिंग, तो हमें मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये चार तरीके के हमें गैमेट्स मिलते हैं, या फिर हम कहते हैं जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल हमें क्रिएट होते हैं। तो इसमें से हम देखते हैं, जो ये कैपिटल टी है ये कैसा दिखता है भाई, ये टॉल दिखता है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें कैसा दिखता है, ये हमें दिखता है कुछ टॉल, मतलब एक तरीके से टॉल हमें दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा भी हमें टॉल ही दिखेगा, ठीक है। और स्मॉल टी ये हमें डॉर्फ दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करें मेल हो चाहे फीमेल हो, हमें इसमें, क्योंकि मेल हो चाहे फीमेल हो उनके अंदर ऑटोसोम्स होंगे, अपने अपने ऑटोसोम्स होंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो उनमें से एक, मैंने आपको बताया था, एक जो होता है वो मेल से आता है, एक जो होता है वो फीमेल से आता है, ठीक है। यही अगर हम एलील की बात कर रहे हैं तो एक आएगा मेल से, तो एक आएगा फीमेल से, एक आएगा मेल से और एक आएगा फीमेल से, ठीक है। सेम सारे इसी तरीके से होते हैं। कैपिटल टी वाले जो होते हैं ये जितने भी हैं डोमिनेंट के केस में, अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज को पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितने भी डोमिनेंट नेचर के हैं ये सारे के सारे डिसीज होंगे, डिसीज, डिसीज कॉजिंग होंगे। और केवल ये कैसा होगा आपका, नॉन डिसीज कॉजिंग, मतलब नॉर्मल होगा, नॉन डिसीज, या फिर बात करें नॉर्मल, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि मतलब जितने भी डोमिनेंट वाले हैं वो आपके डिसीजेबल होंगे, और स्मॉल वाले आपके नॉन डिसीजेबल होंगे। वो डिसीज वाले क्यों होंगे, क्योंकि डोमिनेंट नेचर की डिसीज है तो डोमिनेंट शो होगी, तो डोमिनेंसी शो होगी तो मतलब डिसीज शो होगी, और डिसीज वाले कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। और जिनमें डोमिनेंसी नहीं शो होगी, जो रिसेसिव होंगे, और फाइनली वो नॉर्मल दिखेंगे। जब हम बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, ये होमोगैमेट और हेट्रोगैमेट, देखो नेक्स्ट स्लाइड देते हैं, एक यहीं पे बता रहा हूं, देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट आपके दोनों ही केसेस में प्रेजेंट होंगे, आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन में आपके अवेलेबल होंगे। कौन सी डिसीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीजेस जितनी भी होगी, ठीक है। जितनी भी डिसीज पढ़ेंगे उन सभी में हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस ऑटोसोमल डोमिनेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों ही। तो आपको याद रखनी है ये चीज,
चलिए पढ़ते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में हमने एक बात याद ध्यान रखनी थी, ये थी एक हेटेरोजाइगस में भी प्रेजेंट होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी, और होमोजाइगस, होमोजाइगस कौन से, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, कौन से वाले, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों कैसे रहेंगे, डिसीज में। ठीक, ये चीजें आपको दोनों चीजें ये ध्यान रखनी है, एक ये और एक ये। ठीक, ऑटोसोमल डोमेन द ट्रेट अपीयर्स इन एवरी जनरेशन वर्टिकल इनहेरिटेंस, इसे वर्टिकल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, और ये एवरी जनरेशन में, आप पहली जनरेशन में देखेंगे, दूसरी जनरेशन में देखेंगे, थर्ड जनरेशन में देखेंगे, तो जिस तरीके का आप जैसे ये पैटर्न आप देख रहे हैं ना, आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ डोमिनेंट का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एनसीईआरटी का फिगर है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि जो डिसीज है वो पर्टिकुलरली ये फर्स्ट जनरेशन में भी प्रेजेंट है, सेकंड जनरेशन में भी प्रेजेंट है, और थर्ड जनरेशन में भी प्रेजेंट है। मतलब एवरी जनरेशन में डिसीज प्रेजेंट है, मतलब ये जो जीन है डिसीज का, ये पास हो रहा है पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में। सो अफेक्टेड इंडिविजुअल मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट, मतलब एक जो पेरेंट होगा वो अफेक्टेड होना चाहिए। वन पेरेंट इज अफेक्टेड, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक पेरेंट जरूर अफेक्टेड होना चाहिए। टू अनअफेक्टेड पेरेंट कैन नॉट हैव एन अफेक्टेड चाइल्ड, मतलब अगर जो पेरेंट अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड जो पेरेंट रहेंगे बेटा, ध्यान रखना है, वो कभी भी अफेक्टेड चाइल्ड को जन्म नहीं देंगे। मतलब अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है तो चाइल्ड भी अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, याद रखना है ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में। तो ये है कुछ एग्जांपल ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज के, ये सारे के सारे आपके सामने एग्जांपल है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज के, डोमिनेंट डिसीज के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हंटिंगटन डिसीज, कॉन्ड्रोप्लासिया कॉमन, डॉर्फिज्म ये कहते हैं, मार्फन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज पीकेडी, और न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 1 NF1। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज के। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में बताया गया है कि देखो अभी हमने डिस्कस करे थे ना, वो गैमेट्स याद रखना है, वही उन्हीं से निकलेंगे ये ऑटोसोम्स वाले, कुछ इस तरीके के गैमेट थे हमारे पास। ठीक है, ये F2 जनरेशन के गैमेट थे। ठीक है, अब बात है रिसेसिव की। अब रिसेसिव यहाँ पर कौन सा जीनोटाइप है, ये रिसेसिव है, इसका मतलब ये तो डिसीज वाला होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जहां पर ये भी, ये दो तो रिसेसिव है ना, मतलब फिनोटाइप इनका क्या है, एक तरीके से डोमिनेंट शो कर रहा है, टॉल दिख रहे हैं, लेकिन इनके पास ये रिसेसिव वाली अलील जरूर है, तो यहां पर ये कैसे हो जाएंगे, कैरियर हो जाएंगे। ठीक है, और याद रखना रिसेसिव के केस में ही हमेशा कैरियर होते हैं, भले वो एक्स लिंक की बात करें, भले वो ऑटो रिसेसिव की बात करें, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नॉन डिसीज वाला नॉर्मल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, और ये केवल होमोजाइगस की कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में डिसीज कॉजिंग होंगे, डिसीज शो करेंगे। और हेट्रोजाइगस के केस में, ये हेट्रोजाइगस केस में ये कैसे रहेंगे, कैरियर की फॉर्म रहेंगे। कैरियर, कैरियर का मतलब क्या होता है कि वो फिनोटाइप तो नॉर्मल होगा, मतलब बाहर से एकदम अनअफेक्टेड दिखेगा, नो सिम्टम्स, फिनोटाइप का मतलब फिनोटाइप नॉर्मल, मतलब वो जीनोटाइप में अपने जरूर कैरी कर रहा होगा डिसीज को, जीनोटाइप उसका डिसीज कैरी होगा, डिसीज को कैरी करेगा। बाहर से नॉर्मल दिख रहा है, ये सिम्टोमेटिक है, लेकिन डिसीज कैरी कर रहा है। ठीक है, याद रखना है हेट्रोजाइगस की कंडीशन में रिसेसिव को। इसमें जनरेशन स्किप होता है। जनरेशन स्किप का मतलब क्या है, या तो पहली जनरेशन में दिखा फिर दूसरी में नहीं दिखा, ठीक है, सीधा फिर थर्ड में दिखा। ठीक है, या फिर फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखा, नहीं दिखा, ठीक है, सेकंड जनरेशन में दिखा, और थर्ड जनरेशन में फिर स्किप हो गया। ठीक है, फिर स्किप हो गया, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल आपको भी दिखा देता हूं, ये देखो, यहाँ पे क्या है, ये देखो फर्स्ट जनरेशन में स्किप है, नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे सेकंड जनरेशन में आपको दिख रहा है कोई जीन, जैसे ये अफेक्टेड वाले रेड रेड कलर के जो आपको शो रहे हैं, ये सारे अफेक्टेड है, और थर्ड जनरेशन में दिख रहा है। कोई ना कोई जनरेशन स्किप जरूर होगा रिसेसिव के केस में, डोमिनेंट के केस में कभी नहीं होता। तो एक जो चीज आपको ये ध्यान रखनी है, बिल्कुल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा देने हैं इस चीज पे। जैसे ही आपको कोई भी पेडिग्री एनालिसिस चार्ट मिले, या फिर आपको फैमिली ट्री क्रिएट हुआ हुआ मिले किसी भी इंडिविजुअल का, और उससे आपसे पूछा जाए कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको देखना क्या है, जनरेशन स्किप देखना है, कि जनरेशन स्किप अगर हो रहा है, अगर दिख रहा है हमें जनरेशन स्किप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 100% वो रिसेसिव। ठीक है, टू अनअफेक्टेड पेरेंट, दो अनअफेक्टेड पेरेंट या तो कैरियर हो एंड हैव अफेक्टेड चाइल्ड, मतलब कि अगर
दो पर्सन कैरियर हैं, दोनों कैरियर के कैरियर है, मतलब फिनोटाइप उनका नॉर्मल है, एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन जीनोटाइप में कहीं ना कहीं उनके वो डिसीज है, हैव अ अफेक्टेड चाइल्ड, तो उनका कोई भी एक चाइल्ड अफेक्टेड होगा। ठीक है। अफेक्टेड इंडिविजुअल मस्ट बी होमोजाइगस, जो अफेक्टेड होगा जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर डिसीज कॉजिंग है तो होमोजाइगस हो ही होगा। ठीक है। और हेट्रोजाइगस के केस में वो हमेशा कैरियर। ध्यान रखनी है आपको ये सब चीजें, क्योंकि इसी से ही नीट निकलेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है ऑटोसोमल रिसेसिव के। ऑटोसोमल, ये रिसेसिव के एग्जाम्पल है, सिकल सेल, टे सैच डिसीज और फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, अगर किसी को पता हो तो इसमें एक एंजाइम होता है, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना फटाफट, ताकि आपकी तैयारी सही होती रहे। तो बच्चों चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव की तरफ। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। अब जो भी डिसीज होगी वो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन से होगी। ठीक है, उनमें डिफेक्ट से होगी या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से होगी। तो चलिए हम मेल की बात करते हैं, तो मेल में क्या होता है कि एक एक्स होता है एक वाई होता है। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या आता है, फीमेल में होते हैं आपके एक्स और एक्स। ठीक है। अब ये जो एक्स होता है मेल का, ये आता है इसकी मदर से या फिर फादर से, क्योंकि फादर के पास भी एक्स होता है। लेकिन ये जो होता है ये आता है केवल फादर से, क्योंकि फादर के पास ही वाई क्रोमोसोम होता है। अब ये जो एक्स है ये भी या तो मदर से आ सकते हैं या फिर फादर से आ सकते हैं, या फिर ये एक्स किससे हो सकता है, मदर से आता है या फिर फादर से आता है। किसी भी फीमेल के अंदर कोई भी क्रोमोसोम आ सकता है, मदर से आ सकता है क्योंकि फादर के पास भी एक्स क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे जो बात ध्यान देने की ये है बेटा कि अगर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात कर रहे हैं तो आपको कितने तरीके के गैमेट मिल सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके की पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती है। ठीक है। या फिर हम डोमिनेंट की बात करें, रिसेसिव, यहाँ पे रिसेसिव है तो रिसेसिव की बात करते हैं। देखो एक्स एक एक्स क्रोमोसोम ये एक एक्स क्रोमोसोम ये फीमेल की बात चल रही है। तो अगर यहाँ पर डी है, ठीक है, और ये एक्स कैसा है, नॉर्मल वाला है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, डिसीज कॉजिंग होगा, ये कैरियर होगा, सॉरी कैरियर होगा। ठीक है। यहाँ पर ये एक्स नॉर्मल है और ये वाला एक्स स्मॉल डी है, मतलब डिसीज कॉजिंग मतलब क्या है, कैरियर। यहाँ पर ये दोनों ही डिसीज कैरिंग, तो ये फाइनली डिसीज कॉज करेंगे। और एक एक्स ये वाले दोनों ही नॉर्मल से हैं तो ये नॉर्मल रहेंगे। रिसेसिव के केस में फिर से आपको ध्यान रखना है कि कैरियर्स प्रेजेंट होंगे और हमेशा कैरियर हेट्रोगैमेटिक में होंगे। ठीक है, उधर हमने हेट्रोजाइगस लिया था, यहाँ पर हम हेट्रोगैमेटिक, क्योंकि गैमेट्स हैं बेटा, हेट्रो गैमेट्स होते हैं ना, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं हेट्रोगैमेटिक के केस में, हेट्रोगैमेटिक के केस में। और होमोगैमेटिक के केस में, होमोगैमेटिक के केस में ये हमेशा डिसीज कॉजिंग होंगे, होमोगैमेटिक के केस में। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक। अब मेल की बात कर लेते हैं, मेल का क्या केस होगा भाई। मेल में अगर एक एक्स डी है यहाँ पर और ये वाई नॉर्मल फादर से आया है और अगर मदर है, तो इसके केस में ये आपका डिसीज कॉज कर देगा, डिसीज कॉज कर देगा। और अगर ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब नो डिसीज, सिंपल। ध्यान रखना है बिल्कुल, ये सारी चीजें एकदम फोकस रह करके चलना है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो डिसीज होती है मेल्स में सबसे ज्यादा होती है, मेल्स में सबसे ज्यादा आर अफेक्टेड देन द फीमेल, मेल्स में सबसे ज्यादा रहेगी। अफेक्टेड सन ऑफ्टन हैव अ अनअफेक्टेड पेरेंट, मतलब देख रहे हो आप यहाँ पे क्या है कि अफेक्टेड जो सन है, जो बेटा है, वो अगर अफेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है कि वो अनअफेक्टेड पेरेंट हो। देयर इज अ नो फादर टू सन ट्रांसमिशन, फादर पासिस एक्स टू अ डॉटर नॉट सन, मतलब यहाँ से फादर से बेटे के अंदर कोई भी डिसीज ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि फादर केवल वाई क्रोमोसोम देता है बेटे को, और फीमेल यानी कि डॉटर को क्या देगा, एक्स क्रोमोसोम। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, और आपको यहाँ पे ये यहाँ पे डिसीज कॉजिंग होगा। अब बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जांपल, जैसे हीमोफीलिया, ठीक है, डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, या फिर हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, जो कि मेल्स में सबसे ज्यादा होती है। मेरे जो भाई हैं बड़े, जिनका नाम भुवनेश है, वो फेडेक्स कॉर्पोरेशन में काम करते हैं और वो बेसिकली कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो उनमें देखा गया कि वो कलर ब्लाइंड है, उन्हें ये डिसीज है बेसिकली। तो चलिए देखते हैं, एक ऐसे एग्जांपल है एक्स लिंक रिसेसिव के, रिसेसिव। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एक्स लिंक डोमिनेंट। अब डोमिनेंट की बात कर लेते हैं, फिर से वही मेल और फीमेल वाला चार्ट बना लेते हैं, फीमेल और मेल। अब भाई फीमेल में क्या है कि एक्स एक्स होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई होगा। अब डोमिनेंट के केस में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा और दूसरा एक्स नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मदर फादर किसी का भी नॉर्मल हो सकता है, फादर का नॉर्मल होगा तो मदर का होगा, तभी तो डिसीज कहलाएगी भाई। तो क्या होगा, डिसीज एक्स डी और एक एक्स नॉर्मल, तो यहाँ पर भी ये भी डिसीज कहलाएगी। और एक होगा होमोगैमेटिक, यहाँ पे दोनों ही, ये भी डिसीज कहलाएगी। और तो कुछ हो ही नहीं सकता।
दोनों नॉर्मल, एक्स एक्स दोनों नॉर्मल। मेल के केस में क्या होगा, यहाँ पर डी आ जाएगा और फाइनली ये क्या होगा, डिसीज कॉजिंग हो जाएगा। और ये तो नॉर्मल ही होगा। डी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा डोमिनेट को, ठीक है, ध्यान रखना है, डी डोमिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। द ट्रेड दैट अपीयर एवरी जनरेशन, मतलब जो हर जनरेशन में अपीयर होती है ऐसी ट्रेड, वो डोमिनेंट कहलाएगी, ठीक है। हमने एक चीज ध्यान रखी है कि रिसेसिव के केस में देख रहे हो आप कि कोई भी डिसीज जो है वो अपना जीन जनरेशन स्किप जरूर दिखा रही है, मतलब एक जनरेशन को छोड़ करके दूसरे जनरेशन में शो हो रही है, जनरेशन स्किप दिखा रही है रिसेसिव के केस में। लेकिन डोमिनेंट के केस में क्या है कि जो डिसीज है वो एवरी जनरेशन में दिख रही है, एवरी जनरेशन, एवरी जनरेशन में, ठीक है। अफेक्टेड फादर पास द ट्रेड टू ऑल ऑफ द डॉटर, मतलब जो अफेक्टेड फादर है वो अपनी हर डॉटर पे ट्रांसफर कर सकता है, मतलब इसमें फादर टू डॉटर है, दूसरे में फादर टू सन नहीं था। अफेक्टेड मदर पास द ट्रेड टू हाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन, सन्स और डॉटर, मतलब हाफ ऑफ देयर सन या फिर चिल्ड्रन, उनमें मदर ट्रांसफर कर सकती है। तो आपने अभी तक ये चार इनहेरिटेंस पैटर्न्स के बारे में पढ़ा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। दोनों के ही डोमिनेंट में क्या था कि जनरेशन स्किप हमें देखने को नहीं मिलता, मतलब एक डिसीज जो है वो एक जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है तो दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। इनके हमने गैमेट्स बनाए, उनके जीनोटाइप वगैरह देखे, इनमें हमने जाइगोट बनाए ऑटोसोमल में। और एक्स लिंक डिसीज की जब हमने डिस्कस करा तो एक्स लिंक डिसीज में हमने डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स के बारे में पढ़ा, हेट्रोगैमेट और होमोगैमेट के बारे में देखा कि होमोगैमेटिक कब होंगे, यानी कि जब एक्स लिंक डोमिनेंट का केस है तो होमोगैमेटिक होंगे और वो डिसीज कॉज करेंगे, और हेट्रोगैमेट होंगे तो भी, ठीक है, डोमिनेंट के केस में, एक्स लिंक डोमिनेंट। वहीं हम जब बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में, तो जब हेट्रोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन ये दोनों ही डोमिनेंट के केस में, ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में डिसीज कॉजिंग होंगे, ठीक। तो चलिए अब हम कुछ देखते हैं, एक एग्जांपल। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या थे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के एग्जांपल। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये जो डिसीज है आपके सामने, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, हाइपोफॉस्फेटिडेमिया रिकेट्स और रेटिट सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, ये दोनों की दोनों आपके एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज के एग्जांपल है, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है ये बेटा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में दे रखा है बिल्कुल, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है ये जो एग्जांपल है, ये जो फिगर है। तो अब इसमें आप खुद ही देख करके बताओ, मैंने आपको जो बताया है, आपने जितना पढ़ा है उसमें देखा हमने कि जनरेशन स्किप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो डोमिनेंट नहीं है। अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है, मतलब हर जनरेशन में जीन शो हो रहा है, तो इसका मतलब वो डोमिनेंट है। यहाँ पर देखो पहली जनरेशन में दिखा, दूसरी जनरेशन में दिखा, तीसरी जनरेशन, तो इसका मतलब क्या है कि 100% ये रिसेसिव है, रिसेसिव, ठीक है, ये हमें पता लग गया ये रिसेसिव है, ठीक है। अब हम बात करनी है वो ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है, ये हमें बताना है, ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, ये हमारे पास ये। अब देखो, अब यहां पर बात आती है उन्हीं की जो गैमेट्स या फिर जो जाइगोट मैंने आपको बताए थे, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में और एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में याद करो। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में क्या था, ऑटोसोमल रिसेसिव के गैमेट क्या थे, ऑटोसोमल रिसेसिव के गैमेट थे, ये था, ये था, ये था और ये था। इसमें से ये था डिसीज, ये दोनों थे कैरियर, और ये था नो डिसीज, ठीक है, ठीक है। और एक्स लिंक के केस में क्या था, ये था, और फाइनली आपका ये था। स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव को, ठीक है, ये तो होगा फीमेल के। अब मेल की अगर हम बात करें तो मेल में आपका एक्स था, ये था, यही था, ठीक है, जो डिसीज कॉज डिसीज होगा या फिर नॉर्मल होगा, ठीक है? ये कैसे हैं कैरियर और ये कैसे हैं डिसीज कॉजिंग, ये डिसीज को कॉज कर रहा है, याद रखना है, डिस्क और डिसीज लिख दिया बस। अब यहाँ पर देखो ये कैसे नॉर्मल, ये शेडेड नहीं दिख रहे हमें, इसमें नॉर्मल दिख रहे हैं, नॉर्मल है। अब नॉर्मल देखो क्या एक्स लिंक के केस में कोई नॉर्मल दिख रहा है, एक्स लिंक रिसेसिव के केस में, क्योंकि रिसेसिव का तो आपको पता चल गया। अब ऑटोसोमल है, एक्स लिंक का ये दिखना है। अब एक्स लिंक के केस में आपको यहाँ पे कहीं कोई नॉर्मल दिख रहा है, मेल, मेल नॉर्मल, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, चलो यहाँ पे हमने ये रख दिया, इसके मान लिए गैमेट, इसके एक्स वाई है ये वाले, ये मान लिया, ठीक है। अब फीमेल देखो, फीमेल अनअफेक्टेड दिख रही है एक्स लिंक के केस में, अनअफेक्टेड, हाँ ये दिख रहा है क्योंकि इनका फिनोटाइप नॉर्मल दिख रहा है, अनअफेक्टेड, यहाँ पे कैरियर की बात लिखी नहीं गई है, ठीक है, तो मान लेते हैं चलो ये है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने इनमें से कोई भी ले लिया, ठीक है। मेल का हमारा क्या हो गया, एक्स वाई नॉर्मल था, और फीमेल का हमारा क्या हो गया, एक्स डी और वाई, ओ ये, ठीक है, ये कैरियर है क्योंकि फिनोटाइप नॉर्मल शो कर रहा है लेकिन जीन में अपने कैरी कर रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, हमारे पास केवल एग्जाम हो रहा है हमारा, और हमारे पास केवल इतना ही ट्रेट है, मतलब फैमिली ट्री हमें दिखा रखा है। अब इससे और क्रॉस करके देखते हैं, क्रॉस करके देखते हैं क्या मिलता है हमें।
इनके बीच में जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमें कुछ इस तरीके के गैमेट मिलेंगे। एक ये मिलेगा, ये फीमेल मिलेगी, और एक्स डी वाई मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, ये एक्स एक्स मिलेगा। ठीक है, एक्स वाई और एक्स वाई, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर ये हमें कैसा मिला, कैरियर मिला है, कैरियर फीमेल। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, और ये कैसा है, ये डिसीज वाला है, मतलब बॉय कैसा है, बॉय डिसीज है। तो चलो बॉय तो डिसीज है, यहाँ पर ये सही है, लेकिन यहाँ पर ये कैरियर होनी चाहिए। ये जो फीमेल है यहाँ पर कैसी है, डिसीज दिखा रखी है, तो यहाँ पर ये एक्स लिंक तो नहीं है। इसका मतलब साबित हुआ कि एक्स लिंक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि जितनी भी फीमेल्स हैं, एक ये फीमेल्स है और एक ये फीमेल्स है, यहाँ पर दोनों फीमेल्स कैसे नॉर्मल दिख रही हैं, फिनोटाइप कैसा है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप आप देखते हो जब फीमेल्स का, तो फीमेल्स का कैसा दिखा रखा है, डिसीज वाला। तो इसका मतलब ये एक्स लिंक रिसेसिव तो नहीं है भाई, ये हमारी कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव को भी रख के देख लेते हैं क्या जा रहा है हमारा, फटाफट से देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट के क्या क्या केस थे, कैपिटल टी, ऑटोसोमल रिसेसिव के कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी कैपिटल टी, या फिर स्मॉल टी, ये आपके डिसीज हैं, ये दोनों आपके कैरियर हैं, और ये आपका नॉर्मल। ठीक है, अब क्या था, ये दोनों नॉर्मल दिखा रखे हैं, कैरियर भी हो सकते हैं, नॉर्मल तो फिनोटाइप है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया यहाँ पर ये कैपिटल टी, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, ये जीनोटाइप हो गया। अब इन दोनों की क्रॉस करा दे तो हमें क्या मिलते हैं, ये मिलता है कुछ स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, ये हमें मिलता है। ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में, ये तो हो गया आपके कैरियर, मतलब ये नॉर्मल शो होंगे, शो तो नॉर्मल होंगे। ठीक है, और ये कैसा होगा, ये हमारा डिसीज होगा, डिसीज होगा। देखो, एक तो हमारा डिसीज है, बाकी सारे हमें नॉर्मल दिख रहे हैं, और ये जो मेल है, मेल के केस में ये हमें कैसा दिख रहा है, मेल के केस में ये हमें कैरियर, मतलब इसमें एक ही आया। अब और भी हम लगा के देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी लगाते हैं, तो हमें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यही दिखने को मिलेगा, दो कैपिटल टी मिलेंगे। ठीक है, इसमें देखो आप सारे के सारे फिनोटाइप नॉर्मल दिख रहे हैं, फिनोटाइप नॉर्मल दिख रहे हैं, और ये भी आपके नॉर्मल है, क्योंकि एक्सिडेंट रिसेसिव का केस ये भी नॉर्मल है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यही सबसे ज्यादा जो फेवरेबल है ये है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, ये केस किसका है, ऑटोसोमल रिसेसिव का। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर ये भी तो है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बता नहीं रखा है कि मेल का कौन सा गैमेट होगा या फीमेल का कौन सा गैमेट होगा। यहाँ पर आपको बता रखा है कि केवल किस तरीके की ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए या तो वो कैरियर होंगे ये दोनों नॉर्मल, और फिर उसके बाद उनमें से ये जो डिसीज वाले आ सकते हैं, ये डिसीज आ सकता है, ये डिसीज या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल, डिसीज वाला कोई भी हो सकता है, मेल अदरवाइज फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ के केस में क्या था कि यहाँ पे क्रोमोसोम थे, यहाँ पर हमें एक्स एक्स क्रोमोसोम जो कि फीमेल का होता है, दोनों ही कैरियर थे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पता लगाना है। इस तरीके से आप जीनोटाइप भी बता सकते हैं कि एलिलिक कॉम्बिनेशन बता सकते हैं, जो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये फलाना जो शेडेड रीजन है इसका एलिलिक कॉम्बिनेशन क्या है, या फिर हम बात करें इसका एलिलिक कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये जो है ये आपके होमवर्क में है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। ये होमवर्क में है, आपको इसका एलिलिक कॉम्बिनेशन बताने हैं, एलिलिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर दो एलिलिक कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब किसी डीएनए के अंदर परमानेंट चेंज हो जाए उसके जेनेटिक सीक्वेंस में, तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। और वो म्यूटेशन आपके जीन के रीडिंग फ्रेम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर हम बात करें उससे जो प्रोटीन क्रिएट होगा वो एरर, वो नॉन फंक्शनल भी हो सकता है, या फिर हम बात करें वो कंप्लीट मैनर में अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा म्यूटेशन के केस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कोई डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए सीक्वेंस हमारा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होते हैं, आप सभी को पता है, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी। तो ये आपके पास कोई डीएनए सीक्वेंस है। अब इस डीएनए सीक्वेंस के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में म्यूटेशन हो गया, कि ए की जगह जी आ गया, या फिर टी आ गया, या फिर सी आ गया, या फिर सी आ गया, या फिर जी आ गया, या टी आ गया, कुछ भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इन चारों में से कोई एक आया था। ठीक है, तो इनकी जगह कुछ चेंज हो गया, तो इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, और ये म्यूटेशन एक नाइट्रोजनस बेस में भी हो सकता है, एक से ज्यादा लोकेशन पर भी हो सकता है, और एक से ज्यादा नाइट्रोजनस बेसिस में भी हो सकता है। ठीक है, a mutation is a permanent change in the DNA sequence of an organism genome. These changes can result in the making the faulty protein expression. मतलब
मैं इतने टाइम से आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, तो मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया है कि जो डीएनए होता है, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से फाइनली बनता है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है, या फिर बात करें प्रोटीन क्रिएट होता है, वो एक तरीके का फॉल्टी प्रोटीन होता है। फॉल्टी प्रोटीन से कहने का मतलब है या फिर तो वो नॉन फंक्शनल होगा, नॉन फंक्शनल, या फिर ओवर फंक्शनल होगा, ओवर फंक्शनल, ठीक है, या फिर वो नॉट वर्किंग होगा, या फिर वो वर्क ही नहीं करेगा प्रॉपरली, प्रॉपरली। तो कुछ भी हो सकता है। जब म्यूटेशन होता है तो डिसीज हमें जनरेट होती है, बहुत सारी ऐसी डिजीज जो म्यूटेशन की वजह से ही होती हैं। जब हम बात कर रहे थे, इतनी सारी हमने जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम लिया, ठीक है। बेसिकली मैंडलिन डिसऑर्डर जितने भी हैं, मैंडलिन डिसऑर्डर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे उसमें काफी सारे, ठीक। अब जिन वजह से म्यूटेशन होता है, जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज होता है, उस वो जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं म्यूटाजेंस। अब वही म्यूटाजेंस जो होते हैं वो तीन टाइप के मेनली होते हैं। सबसे पहले आते हैं कुछ फिजिकल म्यूटाजेंस, फिजिकली। कुछ होते हैं जो केमिकल म्यूटाजेंस होते हैं, ये केमिकल म्यूटाजेंस है। और कुछ होते हैं बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस, बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। देखो, फिजिकल म्यूटेशंस में आता है आयनाइजेशन रेडिएशन, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा बीटा पार्टिकल्स। नॉन आयनाइजेबल जैसे यूवी, यूवीबी, यूवीसी, सनलाइट और लैम्प। हीट, हीट आ गया, प्रोलॉन्ग्ड हीट टेम्परेचर और स्ट्रेस, ठीक है, ये सभी म्यूटेशन कॉज करते हैं। केमिकल म्यूटेशंस में जैसे बेस एनालॉग, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, डीएमिनेटिंग एजेंट्स, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स में सबसे कॉमन जो पूछा भी जाता है नीट के एग्जाम में, ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड, जो कि आपको डीएनए को स्टेन करने के लिए यूज होती है, डीएनए को नहीं, बेसिकली आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होती है। ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड, एक्रिडिन डाई, लाइक प्रोफ्लेविन एंड यूनोरोबिसिन। mutagens, metal ion and other chemicals, arsenic, nickel, chromium, and some polycyclic aromatics, hydrocarbons, benzene derivatives, etc. ठीक है, ये सभी केमिकल म्यूटेजेंस में आते हैं। बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस में आते हैं जैसे डीएनए वायरस। डीएनए वायरस ये पूछे जाते हैं, एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एप्स्टीन बायर वायरस, और हेपेटाइटिस बी वायरस, एचबीवी। आरएनए वायरस लाइक हेपेटाइटिस सी वायरस, सम रेट्रोवायरसेस, एक्सेट्रा। बैक्टीरिया आते हैं जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, क्लैमाइडिया, ट्राइकोमैटिस। ट्रांसपोजेंस, ट्रांसपोजेंस ये थोड़े डिफरेंट होते हैं बायोलॉजिकल म्यूटेंट्स में। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बेटा वो होते हैं, ये बेसिकली कुछ डीएनए ही होते हैं, ठीक है। आपका जो डीएनए है उसमें ही कुछ ऐसे डीएनए पार्ट्स होते हैं जिनको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये अपनी जगह शिफ्ट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यहाँ पर एक जीन है, ये डीएनए है, उसमें ये जीन है, तो उसके अगर यहाँ पर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, तो ये जंप करके कुछ इस तरीके से आ जाते हैं डीएनए जीन के बीच में, तो उस जीन के रीडिंग फ्रेम में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर म्यूटेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये डीएनए को ही होते हैं, ये डीएनए का सेगमेंट ही होते हैं बेसिकली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। बहुत सारे नाम होते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं, यूकैरियोट्स में अलग होते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। इनको हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। ये डीएनए के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इंसर्शनल सीक्वेंस और ट्रांसपोजेंस इंटर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। ये इंसर्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर जीन में, ये जंप करते रहते हैं, अपने अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन इज अ परमानेंट चेंज इन द जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल विच क्रिएट्स अ फॉल्टी प्रोटीन, ठीक है। अब जो म्यूटेशन है जो आपके सिलेबस में है, उसके कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला जो टाइप है बेटा वो है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, यानी कि एक पॉइंट पे, एक बेस के अंदर चेंज होगा, ठीक है। एक पॉइंट का मतलब है कि या तो एडेनिन पे हो, या तो ग्वानिन पे हो, या फिर थाइमिन पे हो, या फिर साइटोसिन, केवल एक ही जगह पे होगा लोकेशन पे, ठीक है। केवल एक ही सिंगल बेस पेयर चेंज होगा डीएनए में। टिपिकली सब्सटीट्यूशन वेयर वन बेस पेयर इज रिप्लेस बाय अनदर, मतलब ए होगा तो ए की जगह जी आ जाएगा, जी की जगह टी आ जाएगा, टी की जगह सी आ जाएगा, सी की जगह जी आ जाएगा, जी की जगह ए आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब समझो, तीन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है, तीन टाइप का। पहला है साइलेंट म्यूटेशन, दूसरा है मिससेंस, तीसरा है नॉनसेंस। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि जब एक जीन जब चेंज हुआ, मतलब एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजनस बेस था यू, यू, जी, ठीक है। अगर उसकी जगह यू, यू और यू आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे स्टॉप कोडोन हो जाएगा। स्टॉप कोडोन मतलब, स्टॉप कोडोन क्या होता है, कोडोन से मतलब समझो यहाँ पे आप पहले, कोडोन का मतलब क्या होता है। जैसे ही कोई जीन है, ठीक है, इसके ऊपर इसके नाइट्रोजनस बेसिस है, ए टी जी सी, 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 ठीक है। ये आपका कोई डीएनए है। तो कोडॉन का मतलब क्या होता है कि कोडॉन इस ट्रिपलेट को बोला जाता है कोडॉन। मतलब जो फ्रेम रीड करा जाता है वो तीन नाइट्रोजनस बेसिस को लेकर के रीड करा जाता है।
ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो इन 3 सेगमेंट्स को हम कहते हैं मेनली कोडॉन। ठीक है, 3 ट्रिपलेट को कहा जाता है, ट्रिपलेट को ही हम कहते हैं कोडॉन। ठीक, कोडॉन, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टॉप कोडॉन, तो ये स्टॉप कोडॉन को कोड करेगा, जिसकी वजह से कोई कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं होगा। नो अमाइनो एसिड कोड, नो अमाइनो एसिड कोड। साइलेंट म्यूटेशन पे कोई भी अगर सिंगल बेस पेयर म्यूटेशन होता है तो उससे सेम ही अमाइनो एसिड क्रिएट होता है, सेम अमाइनो एसिड क्रिएट होता है। ठीक है, मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि कोई अदर नेचर का अमाइनो एसिड कोड हो जाता है, अदर अमाइनो एसिड कोड। ठीक है, ये बात आप। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन ये सब टाइप्स हैं पॉइंट म्यूटेशन के। सब टाइप्स कहने का मतलब है, ट्रांजिशन का मतलब है कि एक तरीके से अगर प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है तो प्यूरिन ही आएगा, प्यूरिन की जगह रिप्लेस होता है तो प्यूरिन ही आएगा। प्यूरिन कौन से होता है, एडेनिन ग्वानिन। अगर एडेनिन रिप्लेस हुआ है तो ग्वानिन आएगा, और ग्वानिन रिप्लेस हुआ है तो एडेनिन आएगा। ठीक है, अगर हम ट्रांसवर्शन की बात करें तो पायरिमिडीन या फिर प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है तो उसकी जगह अगर प्यूरिन रिप्लेस हुआ है तो पायरिमिडीन आएगा, और पायरिमिडीन से रिप्लेस हुआ है तो प्यूरिन आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। जैसे अगर हम बात करें, एडेनिन के साथ थाइमिन आ जाएगा, ग्वानिन के साथ आपका साइटोसिन आ जाए, थाइमिन आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये था आपका पॉइंट म्यूटेशन जो एक सिंगल पॉइंट पे हो। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें पॉइंट म्यूटेशन की, तो अभी हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे, जैसे सिकल सेल एनीमिया की बात करें, ये जो डिसीज है सिकल सेल, ये एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने की वजह से होती है, सिंगल सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये जो डिसीज है बेसिकली सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है जीन में, जिसकी वजह से ये डिसीज हो जाती है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जितने भी हैं वो सारे के सारे पॉइंट म्यूटेशन के ही एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में अभी जो हमने रीडिंग फ्रेम की बात करी कि 3 कोडॉन जो होते हैं वो रीड करे जाते हैं, जिनकी वजह से रीड होने के बाद फाइनली एमआरएनए, और एमआरएनए के बाद फाइनली आपका एक प्रोटीन कोड होता है। तो इस तरीके से फ्रेम में चेंजेस आ जाते हैं, रीडिंग फ्रेम में चेंजेस आता है। इट इज कॉज्ड बाय इंसर्शन और एडिशन और डिलीशन, रिमूवल ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। मतलब पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर चेंज हो रहा था, उसके कोई और दूसरा आ रहा था। इसमें क्या होता है, या तो कोई और आ सकता है, एक या एक से ज्यादा, ठीक है, या तो 2 हो सकते हैं। 3 की फॉर्म में कभी चेंज नहीं होगा। अगर 3 की फॉर्म में चेंज होगा तो याद रखना कि आपका कोई नया अमाइनो एसिड ही ऐड होगा या फिर नया अमाइनो एसिड डिलीट होगा। एग्जाम्पल समझो, ये डीएनए है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये डीएनए ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी। देखो ये डीएनए, ये नाइट्रोजन बेसिस है, तो यहाँ पर या तो ये चेंज हो सकता है या फिर ये दोनों एक साथ चेंज हो सकते हैं। कभी भी 3 की फॉर्म में, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, या फिर ना तो डिलीट होंगे, ना ही इंसर्शन होगा 3 का, ना ही डिलीशन होगा। एक का इंसर्शन डिलीशन हो सकता है, या तो एक इंसर्ट हो जाएगा या फिर एक डिलीट हो जाएगा, 2 इंसर्ट हो जाएंगे या फिर डिलीट हो जाएंगे। अगर ये 3 ही ट्रिपलेट यहाँ से चले गए, चले, तो या तो कोई अमाइनो एसिड जो होगा या तो वो लूज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, लॉस हो जाएगा, सॉरी लूज कह रहा हूँ, लॉस हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऐड हो जाएगा कोई अमाइनो एसिड। अगर 3 नाइट्रोजन बेस पेयर ऐड हो गए तो अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा, अगर डिलीट हो गए तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, या तो सिंगल फॉर्म में होगा फिर डबल बेस पेयर इन डीएनए बट नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 की फॉर्म में ना तो इंसर्शन होगा ना ही डिलीशन होगा। ठीक है, द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आर आल्सो एसोसिएटेड विद द सर्टेन केसेस लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये जो डिसीज है, या फिर हम क्रॉन्स डिसीज की बात करें या फिर टे सैट डिसीज की बात करें, तो ये 3 एग्जांपल हैं आपके फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के, शिफ्ट म्यूटेशन एग्जांपल ये 3 है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस, दूसरा क्रॉन्स डिसीज, तीसरा है टे सैट डिसीज, टे सैट डिसीज। तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, एक या एक से ज्यादा जो नाइट्रोजन बेस पे है उनका इंसर्शन हो सकता है या फिर डिलीशन हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से रीडिंग फ्रेम में चेंज आ जाएगा। अगर ट्रिपलेट की फॉर्म में कभी भी इंसर्शन डिलीशन नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो पूरा एक अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा आएगा या फिर एक अमाइनो एसिड डिलीट होगा, जिसकी वजह से जो फाइनली प्रोटीन क्रिएट होगा वो एक तरीके से नॉन फंक्शनल क्रिएट होगा। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था बेटा। नेक्स्ट वीडियो हम डिसीज को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारा फाइनली खत्म होगा। वैसे तो डिसीज भी आज हो सकती थी, लेकिन मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, तो इसलिए आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और पहुंचा पहुंचा दीजिए इसे जिसको भी पहुंचाना है आपको, जो भी आपका सहपाठी है, जो भी पढ़ना चाहता है। फ्री कोचिंग है बेटा ये सभी के लिए। जिस किसी भी टॉपिक के अंदर अगर हल्का सा डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं अपनी ईमेल आईडी तो हमेशा दे रही हूँ, आप मैंने और भी पहली वीडियो में दे रखी है। ये मेरी ईमेल आईडी है, तो कृपया करके आपको अगर जो भी डाउट हो तो प्लीज मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।